आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण मुगल वंश के बारे में, एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड की हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे आप स्किप ना करें। तो नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड यानी प्राचीन इतिहास जो है झारखंड का, उसमें 2 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड जो है मध्यकालीन इतिहास झारखंड का, उसमें भी 1 क्लास दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और झारखंड खोरठा की क्लासेस जो है लगातार दी जा रही है। तो चलिए हम लोग तब पढ़ते हैं मुगल वंश के बारे में। बी वीरोत्तम साहब की पुस्तक है द नागवंशी एंड द चेरोज। ये पुस्तक का नाम है, बी वीरोत्तम साहब की पुस्तक है। चेरो वंश का संस्थापक माना जाता है भागवत राय। इस पुस्तक के अनुसार जो है भागवत राय को चेरो वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व ही महाराज चेरो और शेर खां के बीच झड़प हो जाती है, यानी संघर्ष हो चुका होता है। महाराज चेरो का दमन हेतु शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खां को भेजा हुआ था। ठीक है, एक खवास खां जो है दरिया खां के मदद से 1538 में महाराज चेरो को पराजित कर देता है। महाराज चेरो को हरा देता है कौन? खवास खां। किसके मदद से? दरिया खां के मदद से। कब? 1538 में। और श्याम सुंदर एक हाथी होता है, बड़ा ही सुंदर और ताकतवर होता है। महाराज चेरो के पास होता है ये श्याम सुंदर हाथी, जिसे ले जाता है कौन? तो खवास खां। ठीक है, ये महाराज चेरो के बारे में यदि हम जानें तो ये क्या करता था? आत्रियों को लूटता था, जो बंगाल से पश्चिम की ओर जाता था, यानी कि आगरा, दिल्ली, ये सब जो जाता था बंगाल से होकर के झारखंड से होते हुए, तो उसको लूटने का काम करता था महाराज चेरो। इसलिए इसे पराजित किया गया और हराया गया। तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर, अब शेर शाह से हम देखते हैं इन्होंने हुमायूं को पराजित कर देता है और तिलैयागढ़ किला के साथ साथ पूर्ण राजमहल पर भी अधिकार कर लेता है। यदि हम हुमायूं के बारे में जानें तो 2-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले 4 युद्ध लड़ा था हुमायूं ने। तो सबसे पहले देवरिया युद्ध, देवरा का युद्ध बोलते हैं, कब हुआ था? तो 1532 में हुआ था, जिसमें हुमायूं जीतता है अफगानों से। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है और शेर शाह सूरी जीत जाता है। उसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है। ठीक है, तो कन्नौज का युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है और शेर शाह सूरी जो है वो जीत जाता है। फिर हुमायूं को भागना पड़ता है और इधर उधर भटक के रहता है, यानी कि अफगानिस्तान ये भाग जाता है। तो हम लोग देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का जो पुत्र होता है वो जलाल खां होता है, जो तिलैयागढ़ किला का एकीकरण करता है। एकीकरण कौन करता है? तो जलाल खां। कौन होता है? शेर शाह सूरी का पुत्र होता है। चेरो वंश का यदि हम बात करें तो भागवत राय संस्थापक माना जाता है। 1613 से 1630 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। अनंत राय का जो शासनकाल होता है 1630 से 61 होता है। फिर 61 से लेकर के यानी मेदिनी राय का 62 से लेकर के 74 तक शासनकाल होता है। और ये मेदिनी राय जो है ये न्यायप्रिय राजा होता है। जैसे मेदिनी राय न्यायप्रिय राजा होता है। 13 वर्ष का अल्प शासनकाल होता है इनका, 13 वर्ष तक ही ये शासनकाल करते हैं। सर्वाधिक ख्याति भी अर्जित कौन करता है? मेदिनी राय करता है। इसके बाद प्रताप राय भी एक अच्छे शासक होते हैं। विश्रामपुर पलामूगढ़, यानी पलामू में है विश्रामपुर। ठीक है, तो पलामू का गढ़ का निर्माण जो है पलामू का राजा जय किशन राय के भाई नरपत राय ने करवाया था। तो पलामू गढ़ का जो निर्माण है वो कौन करवाता है? तो पलामू का राजा होता है जय किशन और उसका भाई नरपत राय करवाता है। अकबर के शासनकाल में यदि हम बात करें तो झारखंड में अफगानों का शरण स्थल था। ठीक है, यानी कि
अफगान लोग यहाँ पे अपना शरण स्थल बना करके रह रहा था। अकबर के बारे में हम जानने से पहले इसके शासनकाल में क्या क्या घटना घटती है, झारखंड में कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो इससे पहले हम अकबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ रखते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंस बनता है क्वेश्चन। तो अकबर का जो जन्म होता है कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 को होता है। कहाँ पे? तो अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ होता है। और ये जो अकबर है, इन्होंने 1562 में दास प्रथा को ख़त्म करता है। याद रखना है, अकबर ने 1562 में दास प्रथा को ख़त्म करता है। 63 में तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर को 63 में। 64 में क्या करता है? तो जजिया कर को समाप्त करता है। 3 चीज़ें आपको याद रखना है। दास प्रथा कब हो गया? 62 यानी 1562। 63 में 1563 में क्या हो गया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। और 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त करता है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए। उसके बाद जो है अकबर, तो वो बाल विवाह और सती प्रथा पे भी रोक लगाने का कोशिश करता है, लेकिन पूर्णतः जो है इस पे काबू नहीं पाया जा सकता है। मुगल सेना खाना जुनैद कुरानी जो अफगानी है, ये जुनैद कुरानी जो है अफगानी है, और खाना जो है मुगल सेनापति होता है। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई लड़ा जाता है। कब? 23 मार्च 1576 को। इसको बोलते हैं टकरोई की लड़ाई। टकरोई की लड़ाई में जुनैद कुरानी जो है पराजित होता है और ये रामगढ़ की पहाड़ी में भाग जाता है। तो रामगढ़ की पहाड़ी में रामपुर है, जहाँ पे जाकर के ये शरण ले लेता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अकबर झारखंड के तरफ आकर्षित होता है, और इसका जो मुख्य कारण था शंख नदी में हीरे पाए जाने। यानी अकबर इसलिए झारखंड से आकर्षित हो गया था क्योंकि शंख नदी में हीरे पाए जाते थे। अकबरनामा जो अबुल फजल की पुस्तक है और माथिर उल उमरा के अनुसार, ये दोनों पुस्तक है, इसके अनुसार 1585 में मुगल आक्रमण होता है झारखंड पे। नागवन शासक होता है मधुकरण, और ये जो मधुकरण है ये मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। शारीरिक क्षमता अधिक होने के कारण और विनीत स्वभाव यानी कि ठीक ठाक स्वभाव, यानी कि ये नम्र स्वभाव का था, इसके कारण छोड़ दिया जाता है मधुकरण शाह को। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो मधुकरण शाह के समय अकबर के सेनापति शाहबाज खां 1585 में नागवंश पर आक्रमण करता है, यानी कि मधुकरण पर आक्रमण करता है और उससे अधीनता जो है स्वीकार करवाता है। उसके बाद कोकरा के अधीनस्थ, यानी कि कोकरा के जो अंदर था अधीनस्थ था रामगढ़, उस पर भी अधिकार कर लेता है। यदि हम आगे देखें तो 1592 में उड़ीसा अफगान शासक, उड़ीसा में जो अफगान शासक था वो कौन था? कुतलुग खां। कब? 1592 में। इसके विरोध भी मुगल आक्रमण होता है, और ये जो मधुकरण शाह है ये मुगल सेनापति यूसुफ चक कश्मीरी का साथ देता है। याद रखना है, यूसुफ चक कश्मीरी जो है मान सिंह का नेतृत्व में लड़ रहा था, तो इसका सेना में जो है ये ज्वाइन कर लेता है। कौन? मधुकरण शाह साथ देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी जो अबुल फजल की पुस्तक है, सिंह वंश का राजा रंजीत सिंह होता है जो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो रंजीत सिंह क्या किया? मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है और मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो जाता है। मान सिंह का जो अंगरक्षक दल होता है उसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मान सिंह जो 1575 ईस्वी में हजारीबाग के रामपुर क्षेत्र और 2 परगना चंपा दक्षिण बिहार पर अधिकार कर लेता है। यानी कि मानसिंह जो है 1575 में हजारीबाग के रामपुर क्षेत्र और 2 परगना को और चंपा जो दक्षिण बिहार पर अधिकार कर लेता है। मानसिंह का मिदनापुर अभियान होता है, मिदनापुर जो बंगाल में है, ठीक है, तो मिदनापुर का अभियान होता है और उड़ीसा का अभियान होता है। इसके लिए मानभूम का रास्ता चुना जाता है। याद रखना है जो मिदनापुर का अभियान हुआ था ये मानभूम रास्ते से होकर के गया था। इस अभियान के दौरान इतिहासकार बी के गोखले के अनुसार
परा एवं तिलकुप्पी, याद रखना है जब ये अभियान हो रहा था तो परा और तिलकुप्पी मंदिरों का जीर्णोद्धार और पंचेत किला का निर्माण करवाता है कौन? मान सिंह करवाता है। चेरो राज्य पर नियंत्रण के लिए अकबर ने मान सिंह को भेजा था। चेरों पर नियंत्रण हो सके इसलिए अकबर ने मान सिंह को भेजा, लेकिन मान सिंह जो है रोहतासगढ़ में पहले किला बनाता है। याद रखना है रोहतासगढ़ कहाँ पे? बिहार में। तो पलामू घुसने से पहले क्या रोहतासगढ़ में किला का निर्माण करवाता है। मान सिंह के आक्रमण के समय पलामू के चेरो राजा रणपत चेरो का साथ यानी भागवत राय का साथ कौन देता है? तो रामगढ़ का राजा जो होता है घटवाल रूप में घाटों और मार्गों ने दिया था। तो जब मान सिंह आक्रमण करता है पलामू के चेरो राजा पे, जो भागवत राय है इस पे आक्रमण करता है, तो साथ देता है कौन? घटवाल के रूप में घाटों और मार्गों, ठीक है। और ये मान सिंह जो है कहाँ से आक्रमण करता है? तो पटना से आकर के करता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है चेरो राज्य फिर से स्वतंत्र हो जाता है। बंगाल विजय के बाद जब बंगाल को विजय कर लिया मान सिंह ने कब? 1592 में तो राजमहल को बंगाल की राजधानी बना दिया। और नाम क्या रख दिया राजमहल का? तो अकबर नगर रख दिया। जो अपनी राजधानी बनाया था उसका नाम अकबर नगर रख देता है। पुरानी राजधानी जो था बंगाल का वो गोड़ था, ठीक है। ये चीज़ें हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं जहांगीर के बारे में। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो ने जहांगीर का भी ध्यान खींचा झारखंड की ओर, ठीक जिस प्रकार अकबर का ध्यान खींचा था, अकबर को आकर्षित किया था झारखंड की ओर, ठीक उसी तरह से जहांगीर को भी आकर्षित करता है शंख नदी के हीरे झारखंड की ओर, ठीक है। तो हम लोग जहांगीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। तो जहांगीर का जो जन्म होता है कब होता है? अगस्त 1569 में इसका जन्म होता है। आगरा में 1605 में, याद रखना है 1605 आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद जहांगीर को जो है ये खुद को गाजी का उपाधि देता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें 1615 में चित्तौड़गढ़ का संधि करता है अमर सिंह से। अमर सिंह कौन होता है? तो महाराणा प्रताप का बेटा होता है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का बेटा होता है अमर सिंह, जिससे चित्तौड़ का संधि करता है कब? 1615 में। विलियम हॉकिंग 1608 में जो है सूरत पहुंचता है। उसके बाद ये जहांगीर के दरबार में जाता है और जहांगीर के दरबार में इसको कुछ मनसबदारी यानी कि कुछ भूमि भी प्राप्त होता है मनसबदारी के रूप में, और ये जो है इसको इंग्लिश खां की उपाधि दिया जाता है विलियम हॉकिंग्स को, ठीक है। उसके बाद इसको इंग्लिश खां की भी उपाधि दिया जाता है। उसके बाद थॉमस रोज 1615 में सूरत पहुंचता है, 1616 में दरबार में पहुंच जाता है जहांगीर के, ठीक है। तो ये सब सारा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। चित्रकारी जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था जहांगीर के समय ही, ठीक है। उसके बाद इसका जो आत्मकथा है जो फारसी में लिखा हुआ है तुजुक ए जहांगीर, ये खुद लिखा हुआ है, ठीक है। आत्मकथा फारसी भाषा में है तुजुक ए जहांगीर। तो ये सब सारा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टॉलमी ने एडमास नदी का वर्णन किया हुआ है। जो एडमास नदी है इसका ग्रीक भाषा में हीरा होता है, यानी शंख नदी को एडमास बोला गया है। जहांगीर के समय नागवंशी राजा जो होता है दुर्जन साल होता है, और दुर्जन साल अकबर का जब मृत्यु हो जाता है तो अधीनता अस्वीकार कर देता है, यानी कि अकबर के समय में क्या होता है? अधीनता स्वीकार किया हुआ होता है, लेकिन जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अधीनता यह स्वीकार कर देता है और उसके बाद मालगुजारी भी देना बंद कर देता है। कौन? दुर्जन साल। लेकिन ये जो दुर्जन साल है ये हीरो का परख भी रखता है और हीरो का राजा कहलाता है। तो हीरो का राजा कौन हो गया? दुर्जन साल, यानी कि हीरो का जो है पारखी है, यानी पहचान रखने वाला। जहांगीर ने 1612 में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाता है, और ये जफर खां जो है जब बिहार का सूबेदार बनता है तो झारखंड को अपने अधीन में लेने के लिए जाता है। जहांगीर के कहने पे जफर खां को आक्रमण के लिए आदेश कौन देता है? तो जहांगीर देता है। सन 1615 में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देता है। इब्राहिम खां को याद रखना है, जफर खां सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो इब्राहिम
खां को सूबेदार बनाता है बिहार का, और इब्राहिम खां को आदेश देता है कि छोटा नागपुर पर आक्रमण कर हीरा खानों का अधिकार कर लेना। और ये जब आदेश पा करके क्या करता है, आक्रमण कर देता है। दुर्जन साल को बंदी बना लेता है और दिल्ली ले गया, ठीक है, दिल्ली ले जाता है। जहांगीर ने 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में और दिल्ली में ले जाकर के फिर सज़ा सुनाता है, और 12 वर्षों तक ग्वालियर किले में उसको कैद रखा जाता है। फिर जहांगीर ने इब्राहिम खां को जब ये विजय प्राप्त किया था तो इब्राहिम खां को विजय के लिए 4000 की मनसबदारी तथा फाथ जंग की उपाधि प्रदान करता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा कि विजय जब प्राप्त करता है ये इब्राहिम खां तो 4000 का मनसबदारी और फाथ जंग का उपाधि दे दिया जाता है इब्राहिम खां को। कोकरा पर विजय प्राप्त किया था। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे का वर्णन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर में किया हुआ है। तुजुक ए जहांगीर जो है फारसी भाषा में है, याद रखना है। जहांगीर की आत्मकथा है इन्होंने खुद लिखा हुआ है तुजुक ए जहांगीर, और ये फारसी भाषा में है। शंख नदी से प्राप्त एक बैंगनी हीरा, इसका शुद्धता को पहचानने के लिए दुर्जन साल को आमंत्रित किया गया जहांगीर के द्वारा। याद रखना है किस कलर का हीरा प्राप्त हुआ था, बैंगनी हीरा था। दुर्जन साल की हीरे पहचानने की क्षमता से जब इन्होंने हीरा पहचाना बैंगनी कलर का तो जहांगीर ने कैद मुक्त कर दिया और राज्य भी वापस कर दिया। दुर्जन साल को शाह की उपाधि भी इसलिए दिया गया था क्योंकि वो हीरा पहचान पाया था। दुर्जन साल ने भी 6000 रुपये वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। कितना? 6000। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। इसके लिए जहांगीर ने दुर्जन साल को पट्टा भी दिया। जहांगीर ने क्या किया, इसको शाह का उपाधि दिया, कैद मुक्त किया, राज्य वापस किया और एक पट्टा भी दे दिया, ठीक है। पट्टा जमीन का होता है। खुखरा प्रदेश में पाए जाने वाले हीरों की चर्चा बर्नियर और ट्रेवेनियर भी किया हुआ है अपना आत्रा वृत्तांत में। कौन? बर्नियर और ट्रेवेनियर, ठीक है। तो ये दोनों ने आत्रा वृत्तांत में अपना चर्चा किया हुआ है। जहांगीर के समय चेरो राजा अनंत राय है, ठीक है। याद रखना है जब इधर जहांगीर था अपने राज्य में तो उधर चेरो राज्य में कौन था? अनंत राय था। ये भगवान राय का उत्तराधिकारी होता है। भगवान राय का उत्तराधिकारी अनंत राय होता है। जहांगीर ने पलामू आक्रमण के लिए अफजल खां को, याद रखना है, इब्राहिम खां को भेजा गया था दुर्जन साल के पास, लेकिन जब पलामू पर आक्रमण करना होता है तो अफजल खां को भेजता है और इबादत खां को, दोनों को, अफजल खां, इबादत खां, लेकिन ये दोनों असफल रहा अपना अभियान में। अनंत राय जो है मुगलों का घोर विरोधी था। अनंत राय कैसा था? मुगलों का घोर विरोधी था। 1612 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। अगला शासक जो है सहबल राय बनता है। यानी कि जब 1612 में अनंत राय की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सहबल राय शक्तिशाली शासक होता है और ये राजा बनता है। ये भी मुगल का घोर विरोधी था। चौपारण तक अपना राज्य का विस्तार कर लिया था। इन्होंने जो है सहबल राय, इन्होंने विस्तारवादी का नीति अपनाया था। जहांगीर ने सहबल राय को बाघ से लड़ाया, इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है सहबल राय की। जहांगीर के समय मानभूम पर, याद रखना है, जहांगीर ने कोकरा यानी कि बाद में दोयसा राजधानी हो गया था किसका? दुर्जन साल का। फिर पलामू चेरो वंश पर, उसके बाद फिर मानभूम पर आ गए तो मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। कहाँ पे? मानभूम पे। पंचेत का राजा हमीर पर, यानी अब पंचेत का राजा हमीर पर आक्रमण हो रहा है तो किसके द्वारा? जहांगीर का जो सेनापति था शेख कमाल के नेतृत्व में बंगाल का सूबेदार इस्लाम खां और बिहार के सूबेदार अफजल खां, ये दोनों जो है शेख कमाल के नेतृत्व में हमीर पर आक्रमण कर दिया, सेना भेजा था, ठीक है। उसके बाद युद्ध के भय से
हमीर ने आत्मसमर्पण कर देता है। जो पंचेत का जो राजा होता है हमीर, वह आत्मसमर्पण कर देता है डर से। शाहजहां ने 1622 में राजमहल पर अधिकार कर लेता है। इसके समय में कोकरा क्षेत्र में नागवंश शासक जो होता है दुर्जनशाल ही होता है 1622 में, ठीक है। उसके बाद पलामू में चेरो वंश का शासक प्रताप राय आ जाता है सहबल राय के जगह पे। सहबल राय का उत्तराधिकारी सहबल राय को बाघ से लड़ाया गया था। दुर्जनशाल कैद से वापस आकर राजधानी दोईसा बनाता है। यानी ये जब जहांगीर के समय कैद से वापस आया था तो इन्होंने कहाँ पे अब राजधानी बना दिया, दोईसा में बना दिया। और यहाँ पे नवरत्नगढ़ इमारत का निर्माण करवाता है। कहाँ पे, दोईसा में। नवरत्नगढ़ का प्रयोग झरोखा दर्शन, जो इस प्रथा का जो है मुगलों से अपनाई गई थी। झरोखा दर्शन जो है मुगलों से अपनाया गया था। झरोखा दर्शन जो स्टार्ट किया था अकबर ने। दोईसा में निर्मित स्थापत्य कला पर मुगल कला का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। कहाँ पे, दोईसा में जो निर्मित था नवरत्नगढ़ इमारत, उसमें हमें मुगल कला का स्पष्ट प्रभाव मिलता है देखने को। प्रताप राय ने कोठी कुंडा देवगढ़ पे सुरक्षा हेतु किला का निर्माण करवाया। ये जो चेरो राजा था प्रताप राय, वो क्या किया था, तो कोठी कुंडा और देवगन ये तीनों जगह पे सुरक्षा हेतु किला का निर्माण करवाया था। और ये प्रतापी राजा भी था। पलामू क्षेत्र समय 1632 में क्या घटना घटता है पलामू में, वो हम लोग देखते हैं। तो मुगलों ने बिहार सूबेदार अब्दुल खां को पलामू क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया और वार्षिक कर कितना तय किया, तो 1,36,000 अब्दुल खां पर तय कर दिया कि तुमको इतना वार्षिक कर देना पड़ेगा। लेकिन ये अब्दुल खां जो है ये कहाँ से वसूल करेगा, यहाँ तो प्रताप राय है और प्रताप राय उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, कर देने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रताप राय ने कर नहीं दिया और तो क्या हुआ, शाहजहां ने शाइस्ता खां को आदेश दिया कब बल का प्रयोग करवाने की, प्रताप राय पे बल का प्रयोग करो, आक्रमण करो। समय आया 12 अक्टूबर 1641 को शाइस्ता खां के द्वारा पलामू पर आक्रमण के लिए भेजा गया। जब प्रताप राय ने कर नहीं दिया तो ये जो शाहजहां है इन्होंने शाइस्ता खां को आदेश दे दिया आक्रमण करने के लिए। शाइस्ता खां चल दिया आक्रमण के लिए। 26 जनवरी 1642 को चेरो और मुगल में लड़ाई होता है। चेरो हार जाता है, मुगल जीत जाता है। इसको बोला गया है, यानी कि ये जो लड़ाई हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो बावली चेरावन या तो फिर बकोरिया गांव इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रताप राय को बंदी बना लिया गया। इसने सालाना कर देना स्वीकार कर लिया। जब हार गया ये तो ये बंदी बनने के बाद सालाना कर देना स्वीकार कर लेता है। रिहाई के लिए शाइस्ता खां को 80,000 भेंट भी देता है। अब रिहा करने के लिए 80,000 भेंट दे रहा है किसको, शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां कौन है, तो बिहार का सूबेदार है। किसका, शाहजहां का। याद रखना है। दरिया राय और तेज राय ने बंदी बना लिया प्रताप राय को। याद रखना है, दरिया राय और तेज राय क्या करता है, प्रताप राय को बंदी बना लेता है। तेज राय ने स्वयं को चेरो शासक घोषित कर लिया। तेज राय जो है वो खुद को शासक घोषित कर लिया। अब समय आता है 15 नवंबर 1643, 42 तक तो खत्म हो गया। 1643 मदन सिंह का पुत्र सूरत सिंह और सबल सिंह, ये दोनों अब आता है। सूरत सिंह और सबल सिंह किसका पुत्र है, मदन सिंह का। 1643 में प्रताप राय को कैद से मुक्त करवा देता है, यानी तेज राय जो बंदी बना लिया था उससे इसको मुक्त करवा लेता है। कौन, सूरत राय और सबल राय। तेज राय को अपदस्थ कर दिया और प्रताप राय को पुनः राजा बना दिया। प्रताप राय को मार्च 1644 ईस्वी में प्रताप राय और मुगल के बीच, यानी कि जबरदस्त खां, ठीक है, ये दोनों के बीच संधि होता है। तो प्रताप राय मुगल के बीच, मुगल में कौन, जबरदस्त खां, ये दोनों के बीच संधि होता है और प्रताप राय को 1000 मनसब प्राप्त होता है। प्रताप राय को कितना मनसब प्राप्त होता है, 1000 का मनसब प्राप्त होता है। इसके बदले प्रताप ने 1 करोड़ वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेता है। शाहजहां ने मानभूम क्षेत्र पे विजय और पंचेत राजा को कर के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि ये जो शाहजहां है ये मानभूम क्षेत्र पे विजय
और पंचित राजा को दोनों को क्या क्या कर देने के लिए बाध्य कर देता है। शाहजहां के अंतिम शासनकाल में पलामू राजा चेरो 1662-74 में मेदिनी राय आ जाता है। अब मेदिनी राय जो है औरंगजेब के टाइम में ही रहता है। तो मेदिनी राय ने पूर्वजों की भांति मुगल सत्ता जो है अस्वीकार कर देना बंद कर दिया। इधर औरंगजेब का शासनकाल 1658 में आ जाता है। औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार दाऊद खां को आदेश दिया पलामू पर आक्रमण करने के लिए और कर वसूलने का। ठीक है, 5 मई 1660 ईस्वी में औरंगा का युद्ध होता है दाऊद और साहब राय के बीच। ठीक है, तो ये जो दाऊद खां है गया होते हुए आक्रमण करता है पलामू पर। ठीक है, और इस किला पर अधिकार कर लेता है। 3 जून 1660 को किला को ध्वस्त कर देता है। 1660 चून राय कुंडा का शासक जो दाऊद खां से भयभीत होकर के इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है और इससे आहत होकर के जब ये चून राय इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है तो इसका भाई चून राय का भाई सुखर राय जो है आहत हो जाता है और चून राय की हत्या कर देता है अपना भाई का। उसके बाद देखते हैं दाऊद खां जो है तरहसी मार्ग से पलामू पर आक्रमण करता है, परंतु युद्ध को टालने मेदिनी राय के मंत्री सूरत सिंह, याद रखना है सूरत सिंह मेदिनी राय का मंत्री जो है युद्ध को टालने के लिए दाऊद से समझौता करता है और औरंगजेब को अवगत करा देता है कि हम लोग समझौता कर रहे हैं। फिर औरंगजेब जो है मेदिनी राय को बोला कि मेदिनी राय आप एक काम करो, इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन मेदिनी राय ने बोला कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए आपने कैसे बोल दिया, हम क्यों करें इस्लाम धर्म को स्वीकार, आप ही कर लो हिंदू धर्म। तो मेदिनी राय ने युद्ध कर लिया और युद्ध में जो है इसे अंत में भागना पड़ा जान बचा करके। क्यों? क्योंकि औरंगजेब का जो सेना था मुगल काल में सबसे बड़ी सेना इसी के समय था। तो मुगलों का जो है पलामू पर अधिकार हो गया। ठीक है, पलामू विजय के बाद दाऊद खां, यानी पलामू विजय किसने किया? दाऊद खां ने किया। कौन है? सूबेदार है। 1662 में पलामू के पुराने किले, वहाँ पे 2 किला था पलामू में, नया किला और पुराना किला। तो पुराने किले में मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन? दाऊद खां ने करवाया था पुराने किले में मस्जिद का निर्माण। और लौटते समय पलामू किला जो है स्थित सिंह दरवाज़ा ले गया। यहाँ पे जो सिंह दरवाज़ा था उसे क्या किया? ले गया। इसे दाऊद नगर गढ़ में लगवाया। इन्होंने कहाँ पे लगवाया? दाऊद नगर में, अपने नाम वाला नगर में। आलमगीरनामा अनुसार, आलमगीरनामा यानी कि औरंगजेब का जो है आत्मकथा है, औरंगजेब की पुस्तक है। तो उसमें औरंगजेब ने मनकनी खां को पलामू का फौजदार नियुक्त कर दिया। औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त करता है? मनकनी, नाम भी गजब है, मनकनी। ठीक है, तो फौजदार बन गया मनकनी, जो 1666 ईस्वी तक पद पर रहा। उसके बाद मनकनी खां को वापस जाते ही मेदिनी राय ने पलामू पर फिर से अधिकार कर लिया। तो यही तो था। यदि हम जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ आगे कर पाएंगे। अब मेदिनी राय राज्य को पुनः सशक्त और समृद्ध बनाने लगा। न्यायी राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया मेदिनी राय। आपको याद रखना है, न्यायी राजा किसे? मेदिनी राय को बोला जाता है। इसके शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग कहा गया। मेदिनी राय का जो शासनकाल था वो कृषि का स्वर्ण युग कहा जाता था। चेरों के समय स्वर्ण युग। ठीक है, अपनी प्रजा से कर नहीं वसूलता था। कौन? मेदिनी राय। ठीक है, अच्छा, नागवंश भी था ना, तो वो कर वसूल नहीं करता था। जब मुगल आने लगा था, जब कर देना पड़ रहा था नागवंशी राजा को, तब इन्होंने टैक्स लेना स्वीकार कर दिया। उत्तराधिकारी रुद्र राय होता है मेदिनी राय का। ठीक है, 1674 में जो है मेदिनी राय का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसका पुत्र रुद्र राय उत्तराधिकारी बनता है। दुर्जन साल के बाद नागवंशी उत्तराधिकारी रघुनाथ शाह इधर आ जाता है। याद रखना है, इधर नागवंशी में रघुनाथ शाह आ गया है ना, और इधर आ गया रुद्र राय। तो रघुनाथ शाह जो अच्छा संबंध रखता था किससे? औरंगजेब से। रघुनाथ शाह ने अपने राज्य का उत्थान किया। ठीक है, प्रजा को सुखी और धर्म चेतना जगाई। ठीक है,
इन्हें ऐनीनाथ ठाकुर कहा जाता था, यानी कि इसी को ऐनीनाथ कहा जाता था। रघुनाथ शाह को रांची में 3 मंदिर का निर्माण ऐनीनाथ ठाकुर ने करवाया था, यानी कि रघुनाथ शाह ने करवाया था। 3 मंदिर, दोसा में धुरवा में दोसा जगन्नाथ मंदिर, चोटिया का राम मंदिर। चोटिया का जो राम मंदिर है 1685 में इसका निर्माण हुआ है। हरि ब्रह्मचारी ने रघुनाथ शाह की सहायता से किया है। उसके बाद तीसरा है बोड़िया में जो मदन मोहन मंदिर है, इसका निर्माण 1665 से 1682 तक हुआ है। तो ये 3 मंदिर आपको याद रखना है, जगन्नाथ मंदिर, राम मंदिर और बोड़िया में मदन मोहन मंदिर। रघुनाथ शाह का शासनकाल धर्म और आस्था का काल था। ठीक है, इनके धर्म गुरु कौन थे? हरिनाथ थे। अपने गुरु हरिनाथ को अपना राज्य दान दिया। नाथ शब्द अपने नाम से जोड़ लिया, यानी कि जो हरिनाथ था इनके गुरु, धर्म गुरु, तो ये नाथ को क्या किए? अपने नाम से जोड़ लिए। और शाह शब्द मुगलों द्वारा प्रदान किया गया था, याद रखना है। नाथ शब्द कहाँ से आया? तो अपने धर्म गुरु हरिनाथ से। मेदिनी राय ने, चेरो शासक मेदिनी राय, रघुनाथ शाह नागवंशी शासक पर आक्रमण किया। राजधानी दोसा पर आक्रमण कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध पत्थर का दरवाजा था, छोटा नागपुर दरवाजा जिसे कहा जाता है, ले गया, पलामू में लगा दिया। मेदिनी राय ने इसी के शासनकाल में, यानी कि रघुनाथ शाह के शासनकाल में आक्रमण करता है और नवरत्नगढ़ का जो प्रसिद्ध पत्थर का दरवाजा था, छोटा नागपुर दरवाजा, उसे ले गया और पलामू के किले में लगवा दिया। मेदिनी राय जो है नया पलामू का किला का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो वहाँ 2 किला था, नया किला का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया, वहाँ पे इस पत्थर का दरवाज़ा लगा दिया। वर्तमान में नागपुर दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। 1690 में रघुनाथ शाह की मृत्यु हो जाती है। 1690 में उत्तराधिकारी जो है राम शाह, इसका भी मुगलों से बहुत ही अच्छा संबंध था, यानी कि यही तो मेन था जिसका संबंध मुगलों से अच्छा था। राज्य का समृद्धि और विस्तार होने लगा राम शाह के समय। पलामू के चेरो तथा रीवा के बघेल शासक पर आक्रमण किया इन्होंने। राम शाह ने पलामू के चेरो शासक और रीवा के बघेल शाह पर आक्रमण कर दिया, यानी कि रघुनाथ शाह पर जो मेदिनी राय आक्रमण करता है, तो राम शाह बदला लेने के लिए चेरो पर आक्रमण करता है और रीवा के बघेल शासक पर आक्रमण करता है। यदि हम देखें सिंहभूम का सिंहवंश, तो शाहजहां के समय वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेता है ये। पंचेत का भी शासक जो है वीर नारायण सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है और 700 घुड़सवार सेना के साथ मुगल की सेना में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है शामिल हो जाता है बिना ही युद्ध किए। ठीक है, राजमहल में मुगलों ने शाही टकसाल की स्थापना किया। शाही टकसाल की स्थापना कहाँ पे किया था? राजमहल में किया था। औरंगजेब के समय पोड़हाट के राजा महिपाल सिंह जो है मुगलों से स्वतंत्र हो चुका था, जबकि मुगलों का जो है अधिकार होता है कहाँ पे? ढालबुम पर। ढालबुम पर मुगलों का अधिकार अभी रहता है। हजारीबाग का क्षेत्र कुंडा, रामगढ़, छेक, कंदी, खड़गडिहा, ये सब हजारीबाग के अंदर आता था। कुंडा की स्थापना जो है राम सिंह ने किया था। मुगलों के अधीन सेवा देने वाला हंटरगंज चतरा के पास इसका था। ठीक है, उसके बाद छेक जो है चतरा में है, कंदी जो है चतरा में है। 1700 ईस्वी में मुगलों का आक्रमण हुआ था कंदी में। तो इस तरह से ये चीज़ें हम लोग देख लिए। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। धनबाद जो मुगल आक्रमण से बचा रहा, इस पे मुगल आक्रमण कभी नहीं हुआ था। धनबाद पे झारखंड को कुकरा या खुकरा कहा गया। मुगल काल के साहित्य में नागवंशी राजा को जमींदार ये खां आलमा कहा गया, यानी कि हीरा खान का मालिक कहा गया। उत्तर मुगल काल का हम देखें तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई, नागवंश और चेरो स्वतंत्र हो गया। फिर फर्रुखसियर जो 1713 से 1719 में आता है, तो बिहार का सूबेदार होता है सरबुलंद खां। ये जो है खोखरा प्रदेश को जीत लेता है सरबुलंद खां और नागवंशी राजा राम शाह को पराजित कर देता है। तो राम शाह के बाद अदुनाथ शाह राजा बनता है। दोसा से पालकोट ले जाता है, याद रखना है आप, दोसा से पालकोट, और अंतिम जो है यहीं पे पालकोट को राजधानी बना देता है। मराठा सेनापति भास्कर राव ने झारखंड पर आक्रमण किया था। मराठा सेनापति
मराठों का आक्रमण श्याम सुंदर शाह समय, नागवंशी शासक जो है श्याम सुंदर शाह समय हुआ था मराठों का आक्रमण। झारखंड हैविट जो इतिहासकार है इसके अनुसार यानी हैविट के अनुसार भोंसले का राजधानी नागपुर आधार पर ही खुखरा को छोटा नागपुर पड़ा, यानी कि नागपुर के आधार पर ही खुखरा को छोटा नागपुर कहा गया। हिदायत खान ने हुसैनाबाद और हैदराबाद की स्थापना की। हुसैनाबाद और हैदराबाद की स्थापना हिदायत खान ने किया था। 1740 में बंगाल का सूबेदार अलीवर्दी खां के समय हिदायत खां हुसैनाबाद और हैदराबाद की स्थापना करता है। इन्होंने रामगढ़ राजा विष्णु सिंह को पराजित कर देता है और रामगढ़ से कर वसूल करता है। दोस्तों इस तरह से हमारा जो मुगल साम्राज्य इतिहास है झारखंड का कंप्लीट होता है। आपको पढ़ करके मज़ा आया होगा, हर पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये जेपीएससी जेएसएससी सभी के लिए है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सबसे पहले कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें ताकि आपको आगे की क्लासेस मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।